नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डियर लर्नर एकेडमी में। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना अनुरोध है कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका होगा यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी, रेलवे, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी फिलहाल जो अपकमिंग एग्जाम है उसका नाम है यूपी ट्रिपल एससी पेट। यदि आप पेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि करंट अफेयर जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ये कॉमन सा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आपके इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में ही देखने को मिल सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स को करना ना भूलिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे ही चैनल से करिए, आपको जहाँ से भी समझ में आए वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि हम आपको डेली जो है अपडेटेड करंट अफेयर्स जो है करवाते हैं और आप यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। हमारे चैनल पर टारगेट सीरीज चल रही है यूपीएसआई के लिए। यदि आप कहेंगे कि तो यूपी पुलिस के लिए भी हम टारगेट सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है अपकमिंग वैकेंसी के रूप में हमें यूपीएसआई देखने को मिलेगी। हमारे चैनल पर यूपीएसआई और यूपी पुलिस की खास बैचेस चलाई जाती है, जहां से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम मतलब कि आपको एकदम वही क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन ये है कि आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं या प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर तमाम प्रकार के वे क्वेश्चंस या फिर वे टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते हैं जो आपको मतलब पढ़ा दिया जाए और वहाँ से पूछा ही ना जाए। आपको वही टॉपिक दिए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमने आपको पहले ही बताया कि आज है 18 अगस्त 2026, यानी 18 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल का नाम है डियर लर्नर एकेडमी। आप सर्च बॉक्स में जाइए यूट्यूब पर और ऊपर डालिए डियर लर्नर एकेडमी, जो पहला आइकन आपको दिखेगा उसी को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जाए वह सबसे पहले आपको मिल सके। और जो भी भाई बहन अभी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो हर ज़रूरतमंद भाई बहन के पास पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 17 अगस्त 2026 को भारत में किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का शुभारंभ हुआ। हमको ये बताना है कि 17 अगस्त जो 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का शुभारंभ हुआ है। तो ये इसका सही जवाब होगा BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। अभी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो आयोजन इसका कब से कब होगा, तो आप कहेंगे कि 17 से 23 अगस्त 2026 तक। कब से चलेगा? 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ठीक। यहाँ पर इसका आयोजन होगा। यह कितने वर्षों बाद हो रहा है, तो आप कहेंगे 17 वर्षों बाद हो रहा है। इससे पहले यह कब देखने को मिला था भारत में? 2009 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 2009 में किया गया था। भारत की प्रमुख पदक उम्मीदों में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन शामिल हैं। कौन कौन इसमें शामिल होंगे? ये आपको बता दें कि ये बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो इसमें पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन शामिल होंगे, ठीक है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में दिया गया है क्या, ये खेल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। आयोजन स्थल कहाँ पर है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, ठीक है। तारीख कितने से कितने तक रहेगी, तो आप कहेंगे 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया क्या, 17 अगस्त 2026 को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक और ऑक्शन के 8वें चरण के लिए रोड शो कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। हमको बताना है कि इसका जो है रोड शो कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पटना में, ठीक है, बिहार पटना में। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसमें दिया गया है केंद्रीय खान मंत्रालय ने 17 अगस्त 2026 को पटना यानी बिहार में क्रिटिकल क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक ऑक्शन के 8वें चरण के लिए प्रमोशनल रोड शो आयोजित किया। इस चरण में 9 राज्यों में 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी से संबंधित प्रक्रिया है, जिसमें 3 माइनिंग लीज और 17 कंपोसाइट लाइसेंस शामिल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न है 17 अगस्त 2026 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट शांति रूल्स 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र। ऑप्शन डी है इसका बैंकिंग क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है आपका किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप कहेंगे कि परमाणु क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब ये परमाणु क्षेत्र से संबंधित है, यानी ड्राफ्ट शांति रूल्स 2026 परमाणु क्षेत्र में ऑपरेशन लायबिलिटी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेफगार्ड से संबंधित प्रस्तावित नियम है। इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही और वित्तीय सुरक्षा का स्पष्ट ढांचा तैयार करना है। यह भारत के न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया क्या, नीति आयोग की 17 अगस्त 2026 की रिपोर्ट का नाम क्या है? हमको बताना है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत हुई है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है के सेक्टर टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, ये इसका नाम है। नीति आयोग ने की सेक्टर को टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब रिपोर्ट जारी की। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कितने प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं? हमको बताना है कि कितने से विनिर्माण क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो इसमें टोटल 12 विनिर्माण क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट में 12 प्रमुख सेक्टर चिन्हित किए गए हैं। ये क्षेत्र भारत के मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शामिल है? तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शामिल है। क्या केमिकल शामिल है, टेक्सटाइल शामिल है, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट शामिल है? तो ये जो है सभी उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ये सभी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत की पहली पूरी तरह से वाणिज्यिक इंडिजीनियस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कंसल्टेशन से संबंधित संस्था कौन सी है? तो इससे संबंधित संस्था है इन स्पेस, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इन स्पेस के ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने हुए कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और कंसल्टेशन से संबंधित पहल को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, एलाइड ऑर्बिट कंजर्टम में प्रमुख रूप से किस स्पेस टेक कंपनी का संबंध है? ठीक, हमको बताना है कि इसमें जो है संबंध है किसका, पिक्सल का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है पिक्सल। पिक्सल स्पेस लेट कंसोर्शियम एलाइड ऑर्बिट प्राइवेट लिमिटेड को अर्थ ऑब्जर्वेशन कंसल्टेशन से जुड़ी पहल में मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारत ने भारतीय नौसेना के लिए MQ-9B CA गॉर्जियन ड्रोन हेतु कितने रुपए को का समझौता किया है? तो इसने समझौता किया है भारत ने कितने रुपए का, तो आप कहेंगे कि 1943 करोड़, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1943 करोड़ रुपए का समझौता किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम यानी GAASI, क्या कहते हैं, GAASI, इसका मतलब क्या होगा, जनरल एरोनॉटिकल सिस्टम। ठीक, जनरल ऑटोमेटिक एरोनॉटिकल सिस्टम, इसके साथ भारत ने कितना समझौता किया है, 1943 करोड़ रुपए का समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि समझौते के तहत कितने MQ-9B CA गॉर्जियस ड्रोन्स लिए जाएंगे? तो यानी कितने लेने की संभावना है, तो आप कहेंगे कि 2। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 2। भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9B CA गॉर्जियस ड्रोन्स लीज पर लिए जाएंगे। इनका मुख्य उपयोग समुद्री निगरानी और इंटेलिजेंस सर्विलांस, उसके बाद है रिकॉग्नाइजेशन में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, MQ-9B CA गॉर्जियस किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, जनरल एटॉमिक्स के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। MQ-9B CA गॉर्जियस अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा विकसित किया गया रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। क्या है, रिमोटली यानी रिमोट के द्वारा यह
कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्या, MQ-9B ड्रोन्स को कितने समय के लिए लीज पर लिया जाएगा, यानी लीज पर लेने का समय इसका क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 30 महीने के लिए लीज पर लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है MQ-9B CA गॉर्जियंस का प्रमुख उपयोग क्या है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख उपयोग है, इसका मैरीटाइम सर्विलांसेस, ठीक है, यानी ये इसका प्रमुख उपयोग है। अब इसमें विस्तार की बात करें तो यह लंबी दूरी और लंबे समय तक निगरानी करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के लिए इसका उपयोग समुद्री क्षेत्र की निगरानी, इंटेलिजेंस और रिकॉग्नाइजेशंस में महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हेल यानी HALE का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। हेल एक ऐसी एयरक्राफ्ट कैटेगरी है जो बहुत अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है 17 अगस्त 2026 को भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश ने हॉनररी जनरल रैंक दिया है। ठीक है, हॉनररी जनरल रैंक दिया है, तो किस देश ने दिया है, तो आपको बताना चाहिए कि दिया है नेपाल ने। ठीक, 17 अगस्त 2026 को नेपाल ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के हॉनररी जनरल की मानद रैंक प्रदान की। यह भारत नेपाल के पारंपरिक सैन्य संबंधों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जनरल धीरज सेठ को किस सेना की हॉनररी जनरल रैंक मिली है। तो ये मिली है नेपाली आर्मी की। ठीक है, नेपाल आर्मी की मिली है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच एक लंबे समय से पारंपरिक संबंध है, जिसके तहत दोनों देशों ने के सेना प्रमुखों को एक दूसरे की सेना की मानद जनरल रैंक देने की परंपरा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। ब्रिक्स इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत में कब आयोजित की जा रही है। तो ये आयोजित की जा रही है 17 से 18 अगस्त। ठीक है, यानी 17 से 18 अगस्त यानी आज के दिन भारत 17 अगस्त को सीनियर ऑफिशियल की इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक और 18 अगस्त को इन्वायरमेंट मिनिस्टर की बैठक में की मेजबानी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 12वीं ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है। तो ये आयोजित की गई है कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग में भारत की ओर से कौन सा मंत्रालय प्रमुख है। तो इसमें जो है भारत की ओर से हमको बताना है कि कौन सा मंत्रालय जो है प्रमुख है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत की ब्रिक्स चेयरशिप 2026 का थीम क्या है। हमको बताना है कि भारत की ब्रिक्स चेयरशिप 2026 की थीम क्या है। तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसका जो है प्रमुख थीम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग में निम्न में से कौन सा प्रमुख मुद्दा है। हमको इसके प्रमुख मुद्दे को बताना है। क्या सस्टेनेबिलिटी, लाइफ स्टाइल्स, एफोरेस्टेशन, डाइजेस्टर, रिजाइलेंस। ठीक है, और उसके बाद उपरोक्त सभी, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा ये तीनों, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। यानी सस्टेनेबल, लाइफ स्टाइल्स, एफोरेसेशन और डाइजेस्टर रेजिलाइंस। ठीक है, ये इसका सही जवाब है, यानी तीनों ही इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है ब्रिक्स इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 2015 में। ठीक है, कब हुई थी, 2015 में। ब्रिक्स देशों के बीच इन्वायरमेंटल कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप यानी मैकेनिज्म स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 17 अगस्त 2026 को भारत में कौन सा प्रमुख हिंदू पर्व मनाया गया। तो ये मनाया गया जो है नागपंचमी। 17 अगस्त 2026 को नागपंचमी मनाई गई। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है नाग पंचमी में मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती है, यानी सर्प यानी नाग की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 17 अगस्त 2026 को भारतीय रुपया किस दायरे में रहने की संभावना जताई गई। तो ये जो है 95 से 95.50
रुपए तक संभावना दर्शाई गई है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रुपए की सप्ताह के दौरान सीमित दायरे में रहने की संभावना थी। आरबीआई के हस्तक्षेप और फॉरेक्स स्वैप फैकल्टीज जैसे कारक महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। आरबीआई की अगस्त 2026 मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स कब जारी होने थे? तो हमको ये बताना है कि कब जारी होने थे। तो ये 19 अगस्त को जारी होने थे। ठीक है, 19 अगस्त इसका सही जवाब है। बाजार प्रतिभागी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स का इंतजार कर रहे थे ताकि भविष्य की इंटरेस्ट रेट दिशा को संकेत मिल सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? हमको बताना है कि आरबीआई का पूरा नाम क्या है। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करें कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, यह मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी मैनेजमेंट और बैंकिंग रेगुलेशंस में प्रमुख भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की नॉन फॉसिल्स इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जुलाई 2026 के अंत तक लगभग कितनी पहुंच गई? तो ये पहुंच गई आपकी 300.50 गीगावाट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 31 जुलाई 2026 तक भारत की नॉन फॉसिल्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 300.50 गीगावाट तक पहुंच गई थी। इसमें सोलर का योगदान सबसे बड़ा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, 300.50 गीगावाट नॉन फॉसिल्स कैपेसिटी में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो अभी भी हमने बताया कि इसमें सोलर का जो है योगदान आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर यहीं पर पूछ दिया जाए कि सोलर का योगदान कितना है, तो 164.59 यानी 164.59 गीगावाट किसका है? सोलर का योगदान है। कितने में से? 300.50 में से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 31 जुलाई 2026 तक भारत की कुल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी लगभग कितनी थी? तो हमको बताना है कि 31 जुलाई तक कितनी थी। तो ये थी आपकी 552 गीगावाट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 552 गीगावाट। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीएलटी ने अगस्त 2026 में कौन सी डिजिटल सर्विसेज शुरू की है? तो ये शुरू की है ई इंस्पेक्शंस और ई सर्टिफाइड कॉपी, यानी ए और बी दोनों ही शुरू की है। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जुडिशियल रिकॉर्ड तक डिजिटल पहुंच आसान बनाने के लिए ई इंस्पेक्शंस और ई सर्टिफाइड कॉपी जैसी सुविधाएं शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। एनसीएलटी का पूरा नाम क्या है? हमको बताना है कि एनसीएलटी का पूरा नाम क्या है। यह है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। एनसीएलटी भारत में कंपनी लॉ और इंसॉल्वेंसी मामलों से संबंधित है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके, क्योंकि करंट की जानकारी सभी को होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट जो है मजबूत करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न है, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया? यानी पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये मनाया गया है आपका 14 अगस्त को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 14 अगस्त। यह दिवस 1947 के विभाजन के दौरान हुई पीड़ा, विस्थापना और जान माल की क्षति को याद करने के लिए मनाया जाता है। यानी पाकिस्तान और भारत जो है, जब इसका विभाजन हुआ था तब के बारे में ये बात कही गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और जो है थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका पूरा नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम है क्या? मैत्री। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मैत्री इसका सही ऑप्शन है। एक्सरसाइज मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन बढ़ाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, मैत्री XV 2026 किन देशों के बीच है? तो ये अभी अभी हमने बताया भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। और ये जो है 15वां संस्करण है। XV का मतलब होता है मैत्री 15, यानी 15वां संस्करण 2026 में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, मैत्री 15 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी मैत्री 15 2026 का मुख्य उद्देश्य हमको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा सैन्य इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, संयुक्त अभ्यासों से दोनों देशों की सेनाओं को संयुक्त अभियानों, टैक्टिकल प्रोसीजर और ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का अभ्यास मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत की ब्रिक्स चेयरशिप किस वर्ष है। यानी भारत की ब्रिक्स चेयरशिप जो है किस वर्ष है, तो आप कहेंगे 2026 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब 2026। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए इस वर्ष ब्रिक्स से संबंधित मीटिंग और इनिशिएटिव्स यानी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं वह सब भारत में ही आयोजित होंगे। ठीक है, आपको ब्रिक्स से संबंधित सभी टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि इस वर्ष भारत उसका आयोजक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन किस शहर में है। तो ये भी हमने आपको बताया कि नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, नई दिल्ली। ठीक है, 17 अगस्त को सीनियर ऑफिशियल्स की बैठक और 18 अगस्त को मिनिस्ट्रियल मीटिंग निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है सर्कुलर इकोनॉमिक का संबंध किससे है। तो सर्कुलर इकोनॉमिक्स का संबंध संसाधनों के पुनः उपयोग से है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, संसाधनों के पुनः उपयोग से। सर्कुलर इकोनॉमिक का लक्ष्य रिसोर्सेज का अधिकतम उपयोग, रिसाइकलिंग, रीयूज और वेस्ट रिडक्शन है। यह सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है क्लाइमेट एडॉप्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप समाज को तैयार करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत की नॉन फॉसिल्स इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में जुलाई 2026 तक विंड पावर लगभग कितनी थी। हमको बताना है कि विंड पावर लगभग कितनी थी। तो ये थी आपकी 58.14 गीगावाट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, एक तो जुलाई 2026 तक विंड कैपेसिटी लगभग 58.14 गीगावाट थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2026 तक की सोलर कैपेसिटी लगभग कितनी थी। जुलाई 2016 तक 2026 तक, यहाँ पर देखिए जुलाई 2026 तक की भारत की सोलर कैपेसिटी लगभग कितनी थी, हमको ये बताना है। तो इसमें जो है भारत की जो कैपेसिटी थी, सोलर कैपेसिटी की बात कर रहा है 164.59 गीगावाट, और जो कुल कैपेसिटी की बात करें तो वो थी 300.50 गीगावाट। ठीक है, हमने ऊपर आपको बताया था। इसमें से सोलर कैपेसिटी की बात कर रहा है कि सोलर कैपेसिटी कितनी थी, 164.59 गीगावाट। ठीक है, सोलर एनर्जी भारत के रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंसेस का सबसे बड़ा ड्राइवर बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 2025-26 में भारत ने लगभग कितनी नॉन फॉसिल्स कैपेसिटी जोड़ी है। ठीक है, तो इसने जोड़ी है कितनी, 55.29 गीगावाट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, 55.29 गीगावाट जोड़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 55.29 गीगावाट नॉन फॉसिल्स कैपेसिटी जोड़ी गई। इसमें सोलर का योगदान सबसे अधिक रहा। सोलर का योगदान कितना रहा, हमने आपको ऊपर बताया था कि 164.59 गीगावाट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग में निम्न में से कौन सा विषय शामिल है। यानी कौन सा विषय शामिल है, एफोरेस्टेशन है, डाइजेस्टर रिजाइलेंस और सस्टेनेबिलिटी लाइफस्टाइल, यानी ये क्वेश्चन जो आपका रिपीटेड है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। जनरल एटॉमिक्स से MQ-9B समझौता किस भारतीय बल की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपका भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। MQ-9B सी गॉर्जियन किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। ठीक है,
हमको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। तो ये है आपका रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, इसे दूर से ऑपरेट किया जाता है और यह लंबे समय तक सर्वाइलेंस मिशन कर सकता है। हमने पहले बताया कि यह रिमोटली कंट्रोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है 17 अगस्त 2026 की आर्थिक खबरों में भारतीय बॉन्ड मार्केट में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगभग कितनी रही है। तो हमको ये बताना है कि कितनी रही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 6.7578%। ठीक है, इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में 17 अगस्त 2026 से संबंधित ब्रिक्स इन्वायरमेंटल मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरणीय सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, पर्यावरणीय सहयोग बढ़ाना। ठीक है, ब्रिक्स देशों के बीच क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और सर्कुलर इकोनॉमिक अफोर्सेशन और डाइजेस्टर रिजाइलेशंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 17 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स में निम्न में से कौन सा डिफेंस से संबंधित है। ठीक है, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा जो है डिफेंस से संबंधित है। तो ये जो आपका MQ-9B सी गार्जियन मैत्री 15 जनरल धीरज सेठ को नेपाल की हॉनररी जनरल बैंक रैंक मिली है, यानी ये सभी तो डिफेंस से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये जो तीनों हैं ये डिफेंस से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले और इस सेशन के आखिरी प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न निम्न में से 17 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स का सही कॉम्बिनेशन कौन सा है। MQ-9B किससे संबंधित है, भारतीय नौसेना से। मैत्री जो है भारत थाईलैंड से संबंधित है, इसका सैन्य अभ्यास है। ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग जो है नई दिल्ली में हो रही है। ठीक है, तो यानी ये सभी ऑप्शन जो है सही दिए गए हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी सही है। ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले एक बार हम जो है 15 फैक्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। इस वीडियो में जो 15 फैक्ट्स दिए गए हैं उसका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप अगर रिवाइज करते रहेंगे तो आपको वह याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो उसको आप छोड़िए मत, हमारे साथ रिवीजन कर लीजिए। इसमें देखिए परीक्षा के लिए सबसे जरूरी 15 फैक्ट। 80वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 यानी 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व में सप्तधारा में 7 धाराएं हैं। नीति आयोग 12 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को जोड़ा गया है इसमें। MQ-9B के लिए कितने खर्च हुए हैं, 1943 करोड़ है, ये वायुसेना से संबंधित है। MQ-9B में कितने ड्रोन्स खरीदे गए हैं, लीज पर लिए गए हैं 2, लीज पर 30 महीने के लिए लिए गए हैं। जनरल एटॉमिक जो है MQ-9B निर्माता जनरल धीरज सेठ को नेपाल के हॉनरी जनरल की उपाधि यानी रैंक मिली है। ब्रिक्स इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप 17 अगस्त से स्टार्ट है, 17 और 18 अगस्त को 2 दिन। ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग मिनिस्टर मीटिंग जो है 18 अगस्त को है, स्थान नई दिल्ली। मैत्री 15 भारत थाईलैंड के बीच हुआ, नागपंचमी 17 अगस्त को मनाई गई और रुपया का जो है 95 से 95.50 प्रति डॉलर का हिसाब रहा है। ये तो थे आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो भी भाई बहन यूपी पुलिस, UPSI और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे सब इस वीडियो को से जुड़कर अपने करंट को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।